मतलब ये अभी आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है। स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेज में तो उनको कॉलेज का एटमॉस्फेयर समझने में ही टाइम लग जाता है। जेई मेंस में जो रैंक आया था वो 95 परसेंटाइल आया था रैंक। बताइए कि सिलेबस कैसे होते हैं और एग्जाम पैटर्न कैसे होते हैं। कब से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टूडेंट्स ने जब पूरा प्रिपेयर कर दिया होता है सिलेबस बट रिवीजन नहीं कर पाते हैं। 2 महीना में साइक्लिक रिवीजन करते गए। नॉलेज सारा कुछ होते हुए भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। कोचिंग एक तरह से ये काम करता है कि सारा सिलेबस एक तरह से हमको बता देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनिंग ज्ञान। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर आकाश कुमार, जिन्होंने गेट 2025 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 15 अचीव किया है। एंड इट इज हाईली अप्रिशिएबल कि आकाश ने कॉलेज के 3rd ईयर में ही इतना अच्छा रैंक अचीव कर लिया। तो आज के इस सेशन में हम आकाश की सक्सेस स्टोरी एंड स्ट्रैटेजी जानने वाले हैं। तो वेलकम आकाश एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट। थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन मैम, थैंक यू वेरी मच। तो आकाश सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Basically, I am Akash Kumar. I am currently pursuing my BTech degree in mining from DNIT Nagpur, and I am currently in 3rd year. I secured rank 51 in GATE 2025, and mainly I am from Bihar. My basic schooling is completed in Bihar in Sahi International School. Okay. तो आप बेसिकली बिहार से बिलोंग कर रहे हैं। Yes. और अभी यहाँ पर आप कॉलेज BTech कर रहे हैं। ओके। तो आकाश, क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था गेट पे? Yes ma'am, this is my first attempt. दिस इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ कि आपने 3rd ईयर में ही इतना अच्छा रैंक अचीव कर लिया है। तो आपको कैसा फील हो रहा है अभी? मैम अच्छा फील हो रहा है। 1 साल का जो तैयारी था वो 1 साल या जो भी जितना तैयारी किया उसका ये रिजल्ट मिला, तो अच्छा ही फील हो रहा है। अभी 4th ईयर में और भी अच्छा करना है। तो मतलब ये अभी आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है, आगे और भी प्लान है आपके? हाँ, ये तो 3rd ईयर में तो मेन तो 4th ईयर का ही होगा, तो अभी और भी अच्छा करने की कोशिश करना है अगले साल। बिल्कुल डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट ईयर भी। तो आकाश, जैसा कि जब स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेज में तो उनको कॉलेज का एटमॉस्फेयर समझने में ही टाइम लग जाता है। तो उनको तो पता ही नहीं होता कि क्या है कुछ गेट एग्जाम, कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपको कहाँ से आइडिया हुआ इसके रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग? मेनली 2nd ईयर में ही सीनियर लोग से पता चला कि गेट जो है जरूरी एग्जाम होता है माइनिंग के लिए, तो मेनली और फिर वीडियोज भी देखा, यूट्यूब पे सर्च किया माइनिंग के कंटेंट के लिए। तो वीडियो से माइनिंग ज्ञान का ही वीडियो आया पहले, तो उसमें विनोद सर का ही वीडियो देखा। उसमें पता चला कि माइनिंग में गेट में आसानी से अच्छा रैंक लाया जा सकता है, थोड़ा 5-6 मंथ का प्रिपरेशन के साथ। तो इससे पता चला कि अगर तैयारी किया जाए अच्छे से तो अच्छा कर सकते हैं गेट में। तो इसी से आगे तैयारी किया मैंने गेट से, यहीं से मोटिवेशन मिला। और आपको ओके तो ये तो था आपका गेट के लिए, आप कहाँ से इंस्पायर हुए, बट माइनिंग ब्रांच आपने चूज क्यों किया? वो वहाँ उसके लिए आपका क्या खुद से आपने ये ऑप्ट किया था? नहीं, माइनिंग ब्रांच चूज करने का कोई स्पेशल रीजन नहीं था। वो गेट में जेई मेंस में जो रैंक आया था वो 95 परसेंटाइल आया था, रैंक आया था 50,000 के करीब। तो उसमें अच्छा कॉलेज में माइनिंग ही मिल रहा था, तो वही लिया। और कोई दूसरा ऑप्शन अच्छा था नहीं। दूसरा कॉलेज लेते तो और नीचे का कॉलेज मिलता। NIT जो मतलब टॉप 5 NITs में आता है, तो ये लेने के लिए माइनिंग लेना पड़ा। मतलब कोई स्पेशल रीजन नहीं था माइनिंग में ही जाने के लिए, ये ऐसे ही अच्छा कॉलेज के कारण ये लिया। ओके। तो जब आप अपीयर हुए थे जेई के एग्जाम में, उस टाइम तक आपके माइंड में तो था नहीं कि माइनिंग ज्वाइन करना है, एक ऑप्शन के तौर पे आपने ले लिया। तो अब आपका क्या एक्सपीरियंस है माइनिंग में? अब तो 3rd ईयर में आ गए तो उतना धीरे धीरे पढ़ते पता चल रहा है कि हाँ ठीक ही है ये भी। इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी ही है, मतलब इसमें भी अगर अच्छा किया जाए तो टॉप तक पहुंचा जा सकता है, अच्छा कुछ अचीव किया जा सकता है इसमें भी, तो ये भी ठीक ही है। तो अभी आप कॉलेज भी रेगुलर जाते होंगे, राइट? लेक्चर्स अटेंड करते होंगे। तो जो क्लास के आपके लेक्चर्स है
और जो नोट्स है वो कितना हेल्पफुल रहा आपके गेट प्रिपरेशन में? क्लास में भी जैसे थर्ड ईयर में थे तो अभी तो पूरा सिलेबस हुआ नहीं था जो गेट का है, तो लेकिन फिर भी जितना हुआ था वो हेल्पफुल तो रहा। यहाँ के प्रोफेसर्स जो हैं वो लोग, उन लोगों ने भी जो पढ़ाया वो सब काम में तो आया। उन लोग ने गेट के क्वेश्चंस भी कराए थे कुछ कुछ, तो वो सब भी, तो जो जो हो चुका था सब्जेक्ट यहाँ थर्ड ईयर तक, वो सब तो यहाँ के नोट से भी हो गया। सिर्फ एक बार रिवीजन करना पड़ा फिर से कोर्स के थ्रू। बाकी यहाँ के प्रोफेसर ने जो कराया था वो भी, उससे भी हो गया, काम चल गया जितने सब्जेक्ट हुए थे उसमें। तो फिर आपने अगर क्लास नोट्स अगर सफिशिएंट नहीं थे तो कोचिंग मटेरियल्स और आपने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स प्रेफर करी होंगी, राइट? तो Yes, कौन ma'am. कौन सी आपकी बेसिक स्टडी मटेरियल्स क्या थी? स्टडी मटेरियल में तो माइनिंग ज्ञान ने जो बुक प्रोवाइड कराया था उसी से किया मैंने, और कुछ तो नहीं। वही कि ये PYQ वाला जो बुक था और एक और एक्स्ट्रा बुक था जिसमें क्वेश्चंस माइनिंग ज्ञान में खुद का क्वेश्चन था, वही 2-3 बुक जो भेजा गया था उसी से किया, और एक्स्ट्रा कोई बुक तो नहीं। तो आपने जब स्टार्ट किया होगा प्रिपरेशन और आप अभी एक अच्छे रैंक से आपने क्वालिफाई किया है, तो उसके लिए आपने कुछ प्रॉपर प्लान बनाए होंगे, राइट? Yes, तो मैं चाहूँगी कि आप जो भी और भी एस्पिरेंट्स हैं उनको एक ब्रीफ बताइए कि सिलेबस कैसे होता है और एग्जाम पैटर्न कैसे होता है। मैम, प्लान मेरा ये था कि थर्ड ईयर में थे, नहीं, शुरुआत तो सेकंड ईयर के बाद ही किया था जब कोर्स लिए थे माइनिंग ज्ञान से। तो उस समय वही मतलब वीडियो देखे तो पता चला माइनिंग ज्ञान ही है अच्छा गेट के लिए, तो माइनिंग ज्ञान का कोर्स लिए। वहाँ से मेरा प्लान ये था कि थर्ड ईयर तक जो मेरा हो चुका है सिलेबस यहाँ कॉलेज में, वो सबको हम लास्ट में कर लेंगे। बाकी जो फोर्थ ईयर का है, जैसे कुछ सब्जेक्ट जो फोर्थ ईयर में बाकी है यहाँ पे, वो सब यहाँ कोर्स से कर लेंगे। तो वही दिसंबर तक मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया, पूरा कोर्स। साथ में उसके PYQ बुक जो आ गया था वो भी उससे PYQ लगाते गए, और फिर लास्ट में दिसंबर में क्रैश कोर्स आ गया, तो उससे जो हो चुका था सब्जेक्ट उसका भी डिवीजन कर लिया क्रैश कोर्स के थ्रू। तो इस तरह से पूरा सब्जेक्ट का पूरा हो गया मेरा थ्योरी वाला पार्ट, या जितना भी सिलेबस था वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर आखिरी महीना में PYQ और 1-2 बार लगाए, PYQ अच्छे से लगाए, 3 बार लगभग PYQ लगाए, वही बुक से जो माइनिंग ज्ञान का है। उसके बाद फिर आखिरी में मॉक टेस्ट दिए। तो इस तरह से पूरा प्रिपरेशन का प्लान था, और आपका प्लान बहुत ही सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, इसका रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है। तो आकाश, ऐसा होता है ना कि जब स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं फिर वो सिलेबस कवर करने तक में पूरा टाइम निकाल देते हैं और उनको लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है मॉक का, थोड़ी बाद में देंगे, ऐसा कर करके फिर मॉक नहीं दे पाते। तो आपको क्या लगता है कि कब से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए? मॉक टेस्ट के लिए कम से कम आखिरी के 25 से 30, मतलब 1 महीना, 1 मंथ से 25 दिन तक तो होना ही चाहिए कम से कम। आखिरी के 25 दिन तो वही, उसमें जितना मॉक टेस्ट दे सके अपने आप को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं उनको उसी से पता चलेगा, उसी से सुधरेगा। फिर और गेट का कैलकुलेटर जो होता है वो भी थोड़ा उसका फंक्शन अलग होता है, तो उसको समझने के लिए भी मॉक टेस्ट जरूरी है देना, नहीं तो फिर एग्जाम में उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मॉक टेस्ट तो जरूरी है, कम से कम 25 दिन पहले से तो चालू करना चाहिए। रिवीजन चलते रहना चाहिए, साथ में मॉक टेस्ट, फिर उसमें जो गड़बड़ हो रहा है उसको सुधार सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आपकी भी यही स्ट्रैटेजी रही होगी कि आपने नोट्स पढ़े, फिर PYQs एनालाइसिस किया, फिर मॉक टेस्ट किया, राइट? बट Yes. इसके अलावा भी कुछ और भी चीजें होती हैं जो स्टूडेंट को अडॉप्ट करना चाहिए कुछ प्रिपरेशन के लिए? और नहीं, मेन तो यही है PYQ जितने बार हो सके कर, 3 से 4 बार जितने बार कर सकते हैं कर लीजिए। उसके बाद फिर अपने नोट्स एक बनाते रहिए, क्लास में जो पढ़ रहे हैं उसके थ्रू अपने हिसाब से, मतलब जिसमें शॉर्ट नोट्स का जरूरत है शॉर्ट नोट्स बनाए, जिसमें अच्छा डिटेल नोट, मतलब जिसमें लग रहा है कि ये मेरा प्रॉब्लम वाला टॉपिक है तो उसमें डिटेल नोट्स बना सकते हैं। फिर उसी के हिसाब से वो आखिरी 4-5 दिन में काम आएगा। उसको पूरा सिलेबस रिवाइज करना होगा जब एग्जाम से पहले, तो नोट्स हो गया, फिर PYQ हो गए, फिर आखिरी में मॉक टेस्ट हो गया। तो ये 3 चीज मेन है, और सब ये 3 चीज से अच्छा रैंक सिक्योर किया जा सकता है। ओके, और इसके साथ ये होता है ना कि स्टूडेंट्स ने जब पूरा प्रिपेयर कर दिया होता है सिलेबस,
बट रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो आपने कब से अपना रिवीजन स्टार्ट किया और वो कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? रिवीजन वो तो जब कोर्स के साथ पढ़ रहे थे तो नोट्स बनाते जा रहे थे, तो उसको आखिरी के 2 महीना में साइक्लिक रिवीजन करते गए। मतलब एक बार रिवीजन किया, फिर पूरा कंप्लीट हुआ, मतलब एक एक करके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, फिर से रिवीजन किए, ऐसे ही रिवीजन करते गए। आखिरी 2 महीना में मतलब रिवीजन तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रिवीजन से ही हम फार्मूला याद कर पाएंगे, उसको मॉक टेस्ट में उसका यूज कर पाएंगे अच्छे से, उससे अपना रिजल्ट का मतलब सुधार पाएंगे। तो रिवीजन तो जरूरी। और बहुत सारे स्टूडेंट एक सेपरेट फार्मूला बुक मेंटेन करते हैं, तो क्या आपने भी ऐसा कुछ अलग से फार्मूला बुक बनाया था रिकॉल करने के लिए? अलग से पूरा मतलब मेरा ऐसा था कि जिस सब्जेक्ट में हमको लग रहा था कि जरूरत है फार्मूला बुक बनाने का, उसमें बनाए। जिसमें डिटेल नोट्स का जरूरत है, जिसमें लग रहा था कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम मतलब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बार बार जरूरत पड़ेगा डिटेल नोट्स का, तो उसमें डिटेल नोट्स बनाए। और जिसमें शॉर्ट नोट्स या फार्मूला नोट्स से काम चल जाएगा, उसमें फार्मूला नोट्स बनाए। तो इस तरह से नोट्स बनाए। एंड इट इज़ नॉट इजी कि आप कॉलेज के साथ साथ कोई ऐसा एग्जाम प्रिपेयर करें, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही एक सिंसियरिटी चाहिए होता है। तो आपने कैसे अपना टाइम मैनेज किया और कितने घंटे आप गेट प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करते? कॉलेज में तो यहाँ पे 5-6 घंटा तो रोज लगभग क्लासेज होते हैं, और उसमें अटेंडेंस भी जरूरी होता है। 75% से ज़्यादा अटेंडेंस होना ही चाहिए, मतलब यहाँ पे क्राइटेरिया है उसका। तो उसके अलावा जो टाइम बचता था उसमें पढ़ने का कोशिश करते थे। मतलब उसमें भी कभी कभी जैसे एग्जाम आ जाता है, एंड सेम मिड सेम, तो उस समय भी पढ़ाई नहीं हो पाता। तो मतलब उसके लिए अब एक प्रॉपर प्लानिंग बनाना पड़ता है, शेड्यूल बनाना पड़ता है कि मतलब एक सब्जेक्ट लिए तो उसको लगातार पढ़ते गए। इस तरह से करते करते दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश किए हुआ। उसके बाद फिर और उसके बाद PYQ और ये सब पे टाइम दिया आखिरी 2 महीना, और क्रैश कोर्स से जो रिवीजन कर सकते थे वो कर लिए। तो इस तरह से मतलब एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अगर ये सब कॉलेज के साथ करना है तो एक अच्छा शेड्यूल सिस्टमेटिक वे में अगर तैयारी करे तो हो सकता है। जैसा कि आपने क्रैश कोर्स भी ज्वाइन किया था, तो क्या अगर एक स्टूडेंट है जिसने पूरे ईयर अब सेल्फ स्टडी करी है, फिर उसने सिर्फ क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, तो उस बेसिस पे क्या वो अच्छा रैंक अचीव कर सकता है क्रैश कोर्स के बेसिस पे? वो तो अब अलग अलग स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर कॉलेज का कोई स्टूडेंट है जो कॉलेज में पढ़ाई अच्छा हो चुका है, तो उसका क्रैश कोर्स से भी हो सकता है। अगर क्रैश कोर्स को अच्छे से कर ले, तो रिवीजन नोट्स बना ले, अच्छे से रिवाइज कर ले, तो हो सकता है। क्रैश कोर्स भी अच्छा ही था, मतलब 3-4 वीडियो में ही पूरा अच्छे से कंसेप्ट को समझाया है, मतलब सारे टीचर्स ने माइनिंग ज्ञान पे, और मतलब अच्छा था, वो भी काम का ही था। मतलब उससे मतलब पूरा जितना भी पूरा एक किसी सब्जेक्ट का जितना भी मेन टॉपिक होता है उसको निकाल के दे देते हैं 3-4 घंटे के अंदर ही। तो उससे भी काम चल सकता है अगर पहले से एक बार पढ़ चुके हैं। तो मतलब डायरेक्ट करेंगे तो शायद दिक्कत हो, लेकिन पहले से अगर पढ़ा हुआ है, रिवीजन करना है या एक बार रिकॉल करना है, तो उसके लिए क्रैश कोर्स अच्छा है। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है अगर कम टाइम में प्रिपेयर करना है तो कौन से टॉपिक पढ़े, कौन से स्किप करे। तो उससे आपको क्या लगता है कि कौन कौन से टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है? हर साल वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे उसके लिए तो सिलेबस देखना पड़ेगा, और मार्क्स कैसे मार्क्स का ओरिएंटेशन क्या है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे रॉक मैकेनिक्स से हमेशा ज़्यादा आता है, वेंटिलेशन से ज़्यादा आता है, तो इस हिसाब से अपना सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा कि इसमें से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से ज़्यादा टॉपिक आ रहा है, तो उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। जिससे जब कम आ रहा है उसको छोड़ सकते हैं, या जिससे बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, लग रहा है कि ये आएगा, मतलब पढ़ेंगे भी तो होने का चांसेस कम है, तो उसको छोड़ सकते हैं। मतलब 100 में 100 तो लाना नहीं है हम लोग को, मतलब 100 में 100 तो रैंक 1 का भी नहीं आता है। तो इसीलिए उसको मतलब सिस्टमेटिक वे से समझ सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट छोड़े, कौन सा नहीं छोड़े, कौन सा जरूरी है, कौन सा छोड़ने लायक है, तो उस तरह से पढ़ सकते हैं। तो आपके कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जो आपके वीक एरियाज थे, जहाँ पर फिर आपने कैसे उनको मैनेज किया, कैसे इम्प्रूवमेंट करी वहाँ पर? वीक एरिया जैसे रॉक मैकेनिक्स था मेरा वीक एक तरह से, मतलब रॉक मैकेनिक्स अच्छे से नहीं पढ़े थे कॉलेज में, तो उसके लिए तो अमृतेश सर बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं वहाँ पे, तो उसको पूरा अच्छे से पढ़ते गए, पूरा उनका लेक्चर जो था देखे,
तो उससे क्लियर हो गया। अमृतेश सर बहुत अच्छे से पढ़ाए उसमें रॉक मैकेनिक्स, तो रॉक मैकेनिक्स हो गया एक। और भी जैसे 4th ईयर वाले सब्जेक्ट तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे माइन इकोनॉमिक्स हो गया, सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, ये सब तो अभी भी नहीं हुआ है, अभी आगे के सेमेस्टर्स में होगा। तो वो सब भी वही, वो सब को भी तुषार सर पढ़ाए थे जैसे माइन इकोनॉमिक्स, तो ये सब अच्छे से सबको ध्यान दिए, उससे वो स्ट्रांग होते गया। और जैसे एग्जाम पे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, पर जो सबसे लास्ट स्टेज होता है ना एग्जाम से 1 वीक के पहले का टाइम, वो बहुत ज्यादा पैनिकी होता है। तो आपका क्या शेड्यूल था जस्ट 1 वीक बिफोर द एग्जाम? 1 वीक बिफोर तो मेरा ये था कि रिवीजन करते थे, मेनली फार्मूला रिवाइज करते गए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करते गए, पीवाईक्यू एक बार और देख लिए, एक सप्ताह था तो उसमें। तो इस तरह से आखिरी में तो और एक आध मॉक टेस्ट दे दिए। मॉक टेस्ट वैसे और पहले ही देना चाहिए, लेकिन आखिरी के वीक में भी एक आध दिए थे हम। उसके बाद वही रिवीजन ही चल रहा था, हर सब्जेक्ट को एक एक करके रिवाइज करते गए, फार्मूला को याद करते गए, तो यही आखिरी के एक सप्ताह में। और ओवरऑल अगर मैं बोलूँ थ्रू आउट द जर्नी, तो आपके प्रिपरेशन में सबसे टफेस्ट एस्पेक्ट क्या था आपके अकॉर्डिंग? टफेस्ट एक्सपेक्ट वही था कि 3rd ईयर में थे तो क्लासेज पे भी ध्यान रखना होता है, मतलब कॉलेज में है, साथ में बीच में मिड से ये सब एग्जाम आता था, तो उस समय तो 10 दिन तक लगातार कुछ पढ़ाई होता नहीं था गेट से रिलेटेड, मतलब एग्जाम के लिए ही प्रिपरेशन करना पड़ता था यहाँ। तो वही वहाँ के उस मतलब वही अच्छे से प्लानिंग करना पड़ा, वही सबसे टफेस्ट तो वही रहा। ओके। और फिर एक वो होता है ना कि पूरे प्रिपरेशन के बाद जो आपका एग्जाम डे परफॉर्मेंस होता है वो मैटर करता है, और उस दिन बहुत सारे बच्चे नॉलेज सारा कुछ होते हुए भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, अपना नॉलेज अप्लाई नहीं कर पाते। तो उसका क्या रीजन हो सकता है और कैसे हैंडल करना चाहिए? अब वो तो कॉलेज के मतलब एग्जाम के दिन अब अच्छे से, मतलब पहले तो अपने आप को शांत रखना होगा, मतलब अपने जो पढ़े हैं उसको रिकॉर्ड, मतलब आखिरी दिन तो पहले पढ़ना नहीं है कुछ, आखिरी दिन भी अगर पढ़ते रहे तो फिर वो कंफ्यूजन होगा और मतलब उससे और भी स्ट्रेस बढ़ेगा। तो आखिरी दिन तो कुछ नहीं पढ़े थे हम जिस दिन एग्जाम था। उसके बाद भी एग्जाम में गए, आराम से शांत रहे, शांति से क्वेश्चन को ट्राई किए, तो हो गया धीरे धीरे। शुरुआत में तो सबको नर्वसनेस होता है, हमको भी हुआ शुरू में, कुछ क्वेश्चंस देख के लगा कि अरे नहीं हो पाएगा, लग रहा है गलत हो जाएगा, मतलब मॉक टेस्ट में जब कर रहे थे वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, टफ क्वेश्चन को छोड़ते गए, स्किप करते गए, तो आगे करते करते वो हो गया, मतलब फिर धीरे धीरे 3 घंटा का वो बैठ गया। तो जैसे कि आपने बताया कि कुछ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कुछ शुरू में आपने स्किप किए, तो हर स्टूडेंट्स का डेफिनेटली अलग तरीका होता है, बट फिर भी इन जनरल आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्शन पहले स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना चाहिए और कौन सा सेक्शन बाद में करना चाहिए? मेरा तो ये था कि हम सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन जो था उसको करते थे, क्योंकि वो 15 नंबर का होता है, थोड़ा सिंपल लगता था। तो मॉक टेस्ट में ही पहले से ही हम वही करते थे, उसी को वहाँ एग्जाम में भी किए। पहले वही 15 नंबर का जो 10 क्वेश्चन होता है जनरल एप्टीट्यूड का वो किए। उसके बाद माइनिंग में गए, माइनिंग में भी पहले 2 नंबर वाला, फिर 1 मार्क्स वाले लास्ट में आए, फिर जितना लास्ट में टाइम अगर बचा तो फिर सबको रिवाइज कर लिए। तो इस तरह से मेरा प्लानिंग रहता है। और आपने जैसे कि आपने कोचिंग लिया हुआ था माइनिंग ज्ञान पे, क्योंकि ऑनलाइन ही फिर आप पढ़ाई किए, मोस्ट ऑफ द पार्ट आपने ऑनलाइन ही कवर किया, तो ऐसा होता है ना ऑनलाइन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, जिसकी वजह से ये इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने कैसे अपने डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज किया? इसमें ऑनलाइन में ये है कि डिस्ट्रैक्शन तो होता है, लेकिन हम लोग को मतलब एक प्लान बनाना पड़ता है सिंपल सा, कि मतलब मेरे को इतना घंटा पढ़ना है, ये लेक्चर आज कंप्लीट करना है, ये क्वेश्चंस आज कंप्लीट करना है। तो इस तरह से अगर सिस्टमेटिक प्लान में चले हम, मतलब हर दिन का अपना एक गोल बनाए कि ये इतने लेक्चर्स आज देखने हैं, फिर अगले दिन इतने लेक्चर्स देखने हैं। कभी कभी नहीं भी हो पाएगा तो वो मोटिवेशन अपने आप को बना के रखना है कि अगले फिर से आगे ट्राई करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो उस हिसाब से वो डिस्ट्रैक्शन दूर होता जाएगा। अगर हम अपने गोल को कंप्लीट करते जाए तो अगला दिन फिर अपना नया गोल जो बनाए उसको कंप्लीट कर सकेंगे। ऐसे करके वो डिस्ट्रैक्शन दूर होता जाएगा। और आपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन? सेकेंड ईयर जब खत्म, थर्ड ईयर की शुरुआत से स्टार्ट किया। उसी समय माइनिंग ज्ञान का कोर्स भी लिए थे
उसी समय से चालू। ओके, तो एक जो स्टूडेंट है, अगर उसका लाइक अगर मैं बोलूँ बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है, लाइक 10-12 का भी बेसिक एक होता है ना, कैरी फॉरवर्ड होता है आपका, मैथमेटिक्स में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो एक स्टूडेंट जिसका बेसिक क्लियर नहीं है तो उसको कब से स्टार्ट करना चाहिए लाइक प्रॉपर लाइनअप होने के लिए? उसको थोड़ा पहले चालू, जैसे अगर थर्ड ईयर से ही चालू कर दे तो बहुत टाइम मिल जाएगा, 2 साल। मेन तो फोर्थ ईयर में होता है, थर्ड ईयर में एक तरह से पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं, फिर अगले बार क्वेश्चन प्रैक्टिस को और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से 2-3 साल फोर्थ ईयर तक आते आते हो जाएगा। फर्स्ट ईयर से भी चालू कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ चालू कर, सेकेंड ईयर से माइनिंग के सब्जेक्ट चालू हो जाते हैं बीटेक में, तो उसी के साथ साथ चालू कर सकते हैं, 3 साल का टाइम मिल जाएगा। ओके, तो अभी आप थर्ड ईयर में, तो अभी ये वोकेशनल ट्रेनिंग का टाइम होता है, तो आपने अभी कहीं पर अभी ट्रेनिंग दिया हुआ है? सेकेंड ईयर के लास्ट में एक ट्रेनिंग हुआ था, वो सावनेर माइंस में हुआ था, WCL। तो एक्सपीरियंस तो ठीक ही रहा, मतलब वहाँ पे हम लोग जाते थे, वो अंदर देखते थे कैसे काम हो रहा है, मतलब वहाँ मेनली प्रैक्टिकली पता चला। यहाँ पे तो पहले बुक से ही देख रहे थे, माइनिंग बुक से ही मतलब अपने से विजुअलाइज कर रहे थे। पहला बार वहाँ जाके पता चला प्रैक्टिकली कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या लेबर इंटेंसिव वर्क जो होता है वो सब, मतलब जो प्रॉब्लम्स है माइनिंग फील्ड वर्क का, वो सब देखने को मिला वहाँ। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ, आपको अपना थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कंबाइन करने का मौका मिला। यस। और आकाश, हर किसी के लाइफ में एक रोल मॉडल होता है जिसको वो फॉलो करते हैं, तो आपके लाइफ में कौन है ऐसा पर्सन जो आपके लिए आपके रोल मॉडल है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो फैमिली ही होता है सबका ज़्यादातर, तो मेरी फैमिली और क्या, फादर है, टीचर है, मेरे पापा भी मैथ्स के टीचर हैं, तो बचपन से वही मैथ्स पढ़ाते आए हैं, तो वही हैं। आपके फादर मैथ्स के टीचर है, तो नो डाउट आपका मैथ्स बहुत अच्छा होगा इन जनरल, और फिर एक सब्जेक्ट भी होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, तो कुछ एडेड एडवांटेज मिला न्यूमेरिकल्स हैंडल करने में? भाई मैथ्स तो शुरुआत से ही मेरा मतलब बेसिक ही ठीक ठाक है, मतलब पहले से ही स्ट्रांग है उसमें मैथ्स, इसीलिए जेई का भी चूज किए, मैथ ही लिए 12th क्लास में, तो मैथ तो पहले से ही स्ट्रांग है, तो उसको अभी भी मदद आया, उसका हेल्प हुआ वो भी। मैथ तो उतने मतलब करने का जरूरत भी नहीं पड़ा, फर्स्ट ईयर में जो किए थे उसी से हो गया। आता भी गेट में मैथ्स का जो पोर्शन आता भी है वो भी आसान आता है, तो वो करने का जरूरत भी नहीं पड़ा, ऐसे ही हो गया। ज़्यादा मतलब एक आध बार रिवाइज किए, सिर्फ उसी से हो गया। तो जब आप एंटर किए थे प्रिपरेशन में, तो आपने क्या प्री एनालिसिस किया था कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कैसा था, कैसे क्वेश्चंस आए थे और कैसे वो हेल्पफुल रहा फिर आपके अभी प्रिपरेशन में? लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखे तो उससे पता चला कि हम देख के कि जो पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ कॉलेज में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस है, तो पता चला कि हम कर सकते हैं, अगर अच्छे से ट्राई किए तो हो जाएगा। तो भाई उससे कटअप भी देखे तो 20-25 था पिछले साल का शायद, तो उसके हिसाब से पता चला कि कटअप भी ज़्यादा होता नहीं है, अगर अच्छे से किया रहे तो कटअप तो आराम से पार हो जाएगा। तो थर्ड ईयर में ट्राई कर सकते हैं, कटअप तो पार हो ही जाएगा, अगले साल और अच्छे से तैयारी करेंगे, तो इसीलिए थर्ड ईयर में ही एग्जाम देने का वो मोटिवेशन वहीं से मिला कि कटअप कम है, आराम से कर सकते हैं, तो फोर्थ ईयर में और अच्छा से इसको सुधार लेंगे। तो अभी तो आपका गेट बहुत ही अच्छे रैंक से क्वालिफाई हो गया है, नो डाउट PSUs में भी हायरिंग हो जाएगी, बट इसके अलावा क्या आप प्लेसमेंट्स में अभी अपियर होना चाहेंगे? जो अपकमिंग प्लेसमेंट है आपके कॉलेज में? प्लेसमेंट तो अभी नेक्स्ट ईयर होगा, अभी तो थर्ड ईयर में हम, तो फोर्थ ईयर में ही होगा, तो अभी तो अपियर अगले साल अपियर तो होंगे ही यहाँ। तो ये सारी तो ओवरऑल आपकी स्टडीज के रिलेटेड सारी चीजें थी, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई में ही बिताया है, बट इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आप करते हो फ्री टाइम में? फ्री टाइम में कभी कभी गेम खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं यहाँ कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ, और कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं, वही क्रिकेट खेल लेते हैं कभी कभी। पर अभी अगर कोई माइनिंग ऑप्ट करना चाहे ब्रांच, तो उसको आप क्या सजेशन देंगे स्टूडेंट को? माइनिंग मतलब कोई खराब ब्रांच नहीं है, मतलब ऐसा सबका परसेप्शन होता है, माइनिंग को ज़्यादा लोग जानते नहीं है, तो अगर मिल रहा है तो आ जाना चाहिए, कोई इतना बुरा नहीं है, इसमें भी अपॉर्चुनिटीज है,
हाँ थोड़ा लेबर इंटेंसिव है थोड़ा, लेकिन इसमें भी अगर अच्छा करा जाए तो इसमें भी टॉप तक पहुंचा जा सकता है। इसमें भी अगर हम हार्ड वर्क करें, अपना मतलब लगातार अच्छी तरह से काम करते रहे तो इसमें भी टॉप तक पहुंचा जा सकता है। माइनिंग अभी हम भी तो 3rd ईयर में ही है अभी, और आगे पता चलेगा और एक्सपीरियंस करेंगे। तो अभी आपका एक पार्ट बचा हुआ है, अभी आपको बहुत ज्यादा और भी आगे एक्सप्लोर करना है। यस। तो ओवरऑल आपके प्रिपरेशन जर्नी में मेजर कंट्रीब्यूशन कोचिंग का रहा, राइट? तो Yes. आपको क्या लगता है कितना इफेक्टिव था कोचिंग इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स या इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप? कोचिंग एक तरह से ये काम करता है कि सारा सिलेबस एक तरह से हमको बता देता है कि ये मेन है, यहाँ से आने वाला है। ऐसे अगर खुद से सेल्फ स्टडी करने जाए तो खुद से पहले सिलेबस निकालना पड़ेगा। मतलब ऐसे कॉलेज का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है और गेट का उसमें से थोड़ा कम पार्ट है, उसमें भी कुछ ऐसा है कि बार बार आता है, बार बार रिपीट होता है। तो ये सब कॉलेज जो है वो आसानी से एक जगह पे करके बता देता है। जैसे कोर्स लिए तो उसमें सब पता चल गया कि ये मेन चीज़ है, ये हर बार 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 आ रहा है, ये जो पोर्शन है ये सिलेबस में है लेकिन ये नहीं आ रहा है। तो इस तरह से वो डिफ्रेंशिएट करने का पता चला कि ये टॉपिक पढ़ना है, ये मेन है, ये नहीं है, ये छोड़ सकते हैं। तो इसलिए वो कोर्स ही जो है माइनिंग ज्ञान का कोर्स वो ये बताने में मदद किया कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो माइनिंग ज्ञान का इनिशिएटिव है कि स्टूडेंट्स को एक नई डायरेक्शन मिले, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। और तो आकाश, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप अपना सक्सेस किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? डेडिकेट तो फैमिली को ही करेंगे, और फैमिली मोटिवेशन है जो हमेशा सपोर्ट करते आ रही है और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिल रहा है, तो फैमिली को ही डेडिकेट करेंगे। ओके, तो आकाश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप अभी एट प्रेजेंट जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो गेट में अपियर होते हैं उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि कॉलेज के साथ साथ भी आप बहुत अच्छे से एक रैंक अचीव कर सकते हैं। तो अगेन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड होल माइनिंग ज्ञान टीम इज वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आकाश।